Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। मैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हमेशा आपको फ्रेजेस, कुछ स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं, तो आज भी करूंगा। तो पहला सेंटेंस देखिए, मेरा आधा खाना तो वो अकेला ही खा जाएगा। कभी कभी ऐसे हम किसी बातों पर जोर देते हैं ना कि वो अकेला ही ऐसा कर देगा, वो अकेला ही ऐसा कर देगा। सो ही अलोन विल ईट हाफ ऑफ माई फूड। He alone will eat half of my food। तो यहाँ पर आप alone की प्लेसमेंट देख ही रहे हैं। he के बाद मैंने alone लगाया। he alone will eat half of my food, यानी वो अकेला ही मेरा आधा खाना खा जाएगा जो भी मैंने बनाया है। जैसे कि तुम्हें अकेले ही ये फैसला करना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। You alone have to decide what is right for you। You alone have to decide, यानी तुम्हें अकेले ही डिसाइड करना है, अपने आप ही डिसाइड करना है what's right for you, कि तुम्हारे लिए सही क्या है and what's wrong, और गलत क्या है। वो बहुत चुप रहता है, बहुत शांत मिजाजी है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी कभी हम किसी के बिहेवियर के बारे में ऐसा बताते हैं ना कि वो ऐसा है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। He is taciturn, but he has not been always like that। He is taciturn, यानी वो taciturn है। Taciturn is someone who speaks very less, who doesn't speak too much, who speaks to the point। So he is taciturn, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। He has not been like that always, all the time। He has not always been like that, यानी हमेशा से वो ऐसा नहीं रहा है। He was very talkative sometime in the past, but no longer now। Now he is taciturn, he doesn't speak much। टीवी देखने से चिंता और बोझ, तनाव कम हो जाते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे watching TV reduces stress and anxiety। watching TV reduces स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। रिड्यूस मतलब कम करना, वॉचिंग टीवी यहाँ पर ये एक जेरेंट फॉर्म में है। वॉचिंग टीवी एक नाउन का काम कर रहा है, एक्चुअली में सब्जेक्ट बन गया सेंटेंस का। सो क्या चीज रिड्यूस कर देती है स्ट्रेस और एंग्जाइटी को? वॉचिंग टीवी। इट इज वॉचिंग टीवी। या तो टीवी देख लो या खाना खा लो। कुछ लोगों की आदत होती है टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, ढंग से खाना खाते नहीं है, फिर हम बोलते हैं उन्हें या तो टीवी देख लो या खाना खा लो। आइदर वॉच टीवी और ईट फूड। आइदर वॉच टीवी और ईट फूड। आइदर और, ये बहुत अच्छे कंजंक्शंस है। इस तरह की बात जब हमें करनी होती है ना, दो चीजों में से एक चीज कर लो, या तो ऐसा कर लो या वैसा कर लो। जैसे कि या तो मुझसे ढंग से बात कर लो या चले जाओ यहां से। आइदर टॉक टू मी नाइसली और गो फ्रॉम हियर, या यहां से चले जाओ। या तो उससे दोस्ती कर लो या फिर उससे दोस्ती कर लो। आइदर बी हिज फ्रेंड और बी हिज फ्रेंड, या तो उसके फ्रेंड बन जाओ या उसके फ्रेंड बन जाओ। सो आइदर, या तो ये डिश ले लो या ये डिश ले लो। Either take this dish or take this dish। So either or, when we have two options and we can only take one of them, उनमें से हम एक ही ले सकते हैं, इसलिए हम either or का यूज करते हैं। मैं अपनी फैमिली के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। I don't want to be a burden to my family। burden to my family, यानी मेरी फैमिली के लिए burden, बोझ नहीं बनना चाहता। I don't want to be। want to की जगह पर आप wanna बोलिए, ज़्यादा impressive लगेगा। I don't wanna be a burden to my family। wanna का यूज़ किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं उसके लिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि wanna का यूज़ किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में करेक्टली किया जा सकता है। तुम्हें कम से कम अपने खर्चे तो निकालने चाहिए। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे You should at least cover your own expenses। यानी तुम्हारे अपने खर्चे तो कम से कम तुम्हें निकालने चाहिए। You should not be a burden to your family if you are above 18 years of age। So friends, this was just an example कि आपको अपने खर्चे तो निकालने चाहिए। You should at least cover your own expenses। own मतलब अपने खुद के, जैसे कि this is my own car, ये मेरी खुद की कार है। this is my own house, ये मेरा खुद का घर है। So these are my own expenses, ये मेरे खुद के खर्चे हैं, अपने खर्चे। तो अपने खर्चे तो निकालने चाहिए, अपने खर्चे तो करने चाहिए। So cover का यूज आप वहां पर कर सकते हैं। मेरी जॉब बहुत तनावपूर्ण है, यानी बहुत बोझ वाली है, बहुत चिंता रहती है उसमें। तो इसे आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? आप बोलेंगे माई जॉब इज वेरी स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल इज अ वेरी सुटेबल एडजेक्टिव फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब विच इज बोरिंग एंड स्ट्रेसफुल, जो कि स्ट्रेसफुल है, तनावपूर्ण है, बहुत बोझ रहता है उसके ऊपर, ये करना है वो करना है, बोझ है, एकदम
रिलैक्स फील नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरह की जॉब को स्ट्रेसफुल कहते हैं। स्ट्रेसफुल डे आप कह सकते हैं, आई हैड अ स्ट्रेसफुल डे टुडे। आज का दिन मेरा स्ट्रेसफुल था, यानी बहुत तनावपूर्ण था, सारे दिन बोझ ही था मेरे सर के ऊपर, सो स्ट्रेसफुल। जैसे कि माई वीकेंड वॉज स्ट्रेसफुल, मेरा वीकेंड स्ट्रेसफुल था। अक्सर वीकेंड पर तो मैं मज़े करता हूँ, लेकिन इस बार बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत तनावपूर्ण था। सो स्ट्रेसफुल इज़ अ वेरी नाइस एडजेक्टिव, सो डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड दिस इन योर कॉन्वर्सेशंस व्हेनेवर यू नीड। उसका पति बहुत सारी सैलरी अपने ऊपर ही खर्च कर देता है, अपनी वाइफ के लिए कुछ करता ही नहीं है। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे, हर हस्बैंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यानी खुद पर ही, इट्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी खुद पर ही। हर हस्बैंड स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज सैलरी और हाफ ऑफ हिज सैलरी ऑन हिमसेल्फ, यानी अपने सैलरी का आधा हिस्सा अपने ऊपर ही खर्च कर देता है। ज्यादातर हिस्सा, सो मोस्ट ऑफ हिज सैलरी, आधा हिस्सा हाफ ऑफ हिज सैलरी, स्पेंड्स ऑन हिमसेल्फ, अपने ऊपर ही स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसे उससे बहुत डर लगता है। He can't say anything to his wife because he is very scared of her. He can't say anything to his wife because he is very scared of his wife. यानी अपनी वाइफ से बहुत डरा हुआ रहता है, वो बहुत डरता है, इसलिए he can't open his mouth in front of his wife. I think you can understand his situation, my friends. ये बैग ज़रूर उसका होगा, ये फ़ोन ज़रूर उसका होगा, ये कुर्सी तो उसकी होगी। इस तरीके से जब हमें गैस करना होता है तो हम मस्ट बी का यूज़ करते हैं। तो हमें बोलना है ये बैग उसका होगा, दिस बैग मस्ट बी हिज, दिस बैग मस्ट बी हिज। हिज एक्चुअली में एक प्रोनाउन है जिसका मतलब है उसका होगा। आप दोनों तरीकों से बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं दिस मस्ट बी हिज बैग, या फिर दिस बैग मस्ट बी हिज। बोथ ऑफ दीज वेज आर करेक्ट, यू कैन यूज आइदर वन। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। तुम शायद सोच रहे होगे कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला। ऐसे हम बोलते हैं ना कभी कभी, तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं आज स्कूल क्यों नहीं गया, बच्चे बोलेंगे। तुम शायद सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया। तो ऐसे तुम शायद सोच रहे होगे, इसके लिए हम बोल सकते हैं यू माइट बी वंडरिंग। माइट बी यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि प्रेजेंट में शायद कुछ हो रहा होगा, यानी शायद तुम कुछ सोच रहे होगे। यू माइट बी वंडरिंग। यहाँ पर मस्ट बी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्ट बी का यूज़ तब करते हैं जब श्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि पक्का ही तुम सोच रहे होगे, लेकिन चांसेस बहुत कम है शायद तुम सोच रहे होगे। तो यू माइट बी वंडरिंग। थिंकिंग का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग वर्ड्स यूज़ कीजिए ना, ज़्यादा इंप्रेसिव आपकी इंग्लिश लगेगी। सो यू माइट बी वंडरिंग वाई आई लाइड टू यू, कि मैंने तुमसे झूठ क्यों कहा था। यू माइट बी वंडरिंग वाई आई लाइड टू यू। तुम शायद सोच रहे होगे कि मैंने तुमसे झूठ क्यों कहा था। अब यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। यू माइट बी वंडरिंग वाई आई डिडंट गो देयर। तुम सोच रहे हो कि मैं वहाँ क्यों नहीं गया। यू माइट बी वंडरिंग वाई आई डिडंट सेव हिम। तुम सोच रहे होगे मैंने उसे क्यों नहीं बचाया। अब कुछ भी सेंटेंसेस को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बस स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था। किसी को हम ऐसे सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा काम पहले ही कर लेना चाहिए था, सो आप कह सकते हैं यू शुड हैव डन दिस अर्लियर। यू शुड हैव डन दिस अर्लियर। शुड हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है शुड हैव के बाद, और मतलब निकलता है पास्ट के सजेशन का। पास्ट में यानी रिग्रेट है कि यार तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। यू शुड हैव डन दिस अर्लियर। तुम्हें ये पहले कर लेना चाहिए था। आप सूनर भी बोल सकते हैं, यू शुड हैव डन दिस सूनर। सूनर का मतलब और भी जल्दी कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव डन दिस सूनर। मैं इसे टालता रहा, मुझे लगा जल्दबाजी क्या है। किसी भी चीज़ के बारे में आप कह रहे हैं कि मैं उसे टालता रहा, उस काम को, मुझे लगा क्या जल्दबाजी है। आई केप्ट पुटिंग इट ऑफ थिंकिंग देयर वाज नो रश। आई केप्ट पुटिंग इट ऑफ। इट उस चीज़ के लिए आया है जिस चीज़ को मैं टाल रहा था, और पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, ये सोच लेना कि चलो बाद में कर लेंगे। सो आई केप्ट पुटिंग इट ऑफ। केप्ट कीप की सेकंड फॉर्म है क्योंकि सिंपल पास्ट है। आई केप्ट पुटिंग इट ऑफ यानी मैं उस बात को टालता रहा। थिंकिंग ये सोचते हुए, देयर वॉज नो रश यानी कि कोई रश नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। सो थिंकिंग देयर वॉज नो रश यानी ये सोचते हुए मैं उसे टालता रहा। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, याद रखना टेंसेज में चेंज आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आपको सेंटेंसेस को रोट नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है कि किस तरीके से उसमें स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं, और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अलग से अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे, यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस इजीली
and confidently. जब उसके प्लान ने काम नहीं किया तो उसने मुझे मस्का लगाना शुरू कर दिया. When her plan didn't work, she started buttering me up. When her plan didn't work, जब उसका प्लान वर्क नहीं किया, जब उसके प्लान ने वर्क नहीं किया, she started buttering me up. To butter someone up means to keep admiring or praising that person, to make him or her happy. And जब आप किसी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, जब मस्का लगा रहे हैं, मस्का लगाना तो आपको पता ही है हिंदी में, सो ठीक उसी के लिए हम इंग्लिश में बटर समवन अप का यूज कर सकते हैं. इट्स अ सिंपल फ्रेजल वर्ब. सो शी स्टार्टेड बटरिंग मी अप, ही स्टार्टेड बटरिंग मी अप. सो मस्का लगाना उसने शुरू कर दिया. मुझे मस्का मत लगाओ, डोंट बटर मी अप. उसे मस्का लगाना बंद करो, स्टॉप बटरिंग हिम अप. सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको अलग अलग सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है. आप कई बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें. प्रैक्टिस करने का मतलब है अपने आप से बातें कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए और खुद सेंटेंसेस बनाइए, अपने आप से बातें करो. वो होती है प्रैक्टिस. इंग्लिश बोलो ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आपको कोई फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं तो अपने साथ ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, इंग्लिश में स्पीच में फ्लो लाना है, तो बस आपको बोलना ही है. जब आप बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलना ही पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, the more you will speak, the better you will be. So friends, with this thought, let's end this video here. I will bring more lessons in the future and all of those lessons will be fruitful for you. So till then, take care and please feel free to subscribe to this channel if you haven't already, because I keep getting such videos for you every day. I keep bringing such videos for you every day so that you can improve your English and you can keep improving your English all the time. So friends, I'll see you in the next video lesson. Till then, take care and bye bye.